हेलो एवरीवन। सो हम यहाँ पे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस रिवीजन सीरीज में हम यूनिट जो 10 यूनिट्स हमारे पास होती हैं पेपर की इकोनॉमिक्स में, इस हर यूनिट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और उसकी वजह से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। पता भी चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट कितनी रह गई है और कितनी हो चुकी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। We are starting with the microeconomics theory of consumer behavior. इसी टॉपिक के इसमें PYQs आपको मिलेंगे। Starting with the very first question, which is called Gaussian's second law. Gaussian's second law कौन सा है? Law of equal marginal utility, law of diminishing marginal utility, revealed preference theory या indifference curve. So we know that law of equal marginal utility is Gaussian's second law, है ना? So option A is the correct one. Moving to the second question, which among the following statements are true for the revealed preference theory? Choose the correct answer from the code given below. जब ये दो स्टेटमेंट्स आपके पास हैं और इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी पॉजिटिव। हाँ जी, ये तो होना ही चाहिए। इनकम इलास्टिसिटी जो है डिमांड को पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है कंज्यूमर की, वैसे वैसे डिमांड भी इंक्रीज हो, वैसा तो होना ही चाहिए रिवील प्रेफरेंस में। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। कंज्यूमर प्रेफरेंस satisfies strong ordering. This is also correct. ये भी मेन assumption है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। सो ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ आर ट्रू, है ना? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। Now, question number 3. Demand for food stuff is income inelastic. This is explained by. कह रहा है कि डिमांड फॉर फूड स्टफ इज इनकम इनइलास्टिक। इनकम इनइलास्टिक का मतलब है कि जो डिमांड है फूड स्टफ की, मतलब फूड मटेरियल्स की जो डिमांड है वो इनकम इनइलास्टिक होती है। ऐसा किस थियोरी ने या किस लॉ ने एक्सप्लेन किया है इन गिवन फोर लॉज में से? गिवन पैराडॉक्स, एंजल्स लॉ, गॉसियंस लॉ, रिकार्डोस लॉ। कि एंजल्स लॉ जो है उसमें ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जैसे जैसे हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज होती है ना, वैसे वैसे उसका जो एक्सपेंस है, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंस है, प्रोपोर्शन ऑफ जो खर्चे हैं या प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है फूड पे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है लोग, वैसे वैसे वो लग्जरी के ऊपर ध्यान देते हैं और नेसेसिटी के ऊपर थोड़ा उनका प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस या प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है कम होने लगता है। नहीं, क्योंकि उनके पास सरप्लस अमाउंट होता है, इस वजह से थोड़े से अमाउंट में उनका फूड स्टफ हो जाता है and the remaining goes to the luxury and savings. So, Angel's law. Next question is, given paradox occurs when income effect is, और given paradox में income effect negative होना चाहिए, सबसे ये important चीज होती है ना, कि income effect negative होना चाहिए, वो बड़ा नहीं होना चाहिए substitution effect से, तभी given paradox होता है। So option number D is the correct. ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो होगा नहीं, इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नहीं, लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नहीं, मोर देन सब्स्टिट्यूशन, है ना? जो आपका इनकम इफेक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द इनकम इफेक्ट शुड बी नेगेटिव एज वेल। सो ये दोनों ही कंडीशंस गिवन पैराडॉक्स में होते हैं। ओके, उसे फॉलो करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफीरियर गुड? जून 2015 का क्वेश्चन है ये एंड इट इज वेरी इजी, भी देख सकते हो। ऑप्शन ए इज केरोसिन, cooking gas, electricity, chemical fertilizer. We all know that kerosene is an inferior good. And we no longer, most of the people no longer use it. Right? Now, question number 6, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच द कॉलम है। इसमें आपको लिस्ट ए में कंज्यूमर बिहेवियर अप्रोच दिया गया है और लिस्ट बी में, सेकंड लिस्ट में आपको इकोनॉमिस्ट दिए गए हैं, है ना? तो आपको इसमें इकोनॉमिस्ट के नाम से मैच करना है कि कौन सी थ्योरी या कौन सी चीज किस इकोनॉमिस्ट ने दिया हुआ है। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है ना? सो नंबर 1 इज एल्फ्रेड मार्शल। इंडिफरेंस कर्व ये किसने दिया है? जेआर हिक्स ने दिया है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच ये किसने दिया है भाई? पीए सैमुअल्सन ने दिया है ना? इसको पीए सैमुअल्सन ने दिया है। न्यू यूटिलिटी थ्योरी ऑफ रिस्क चॉइसेस और लास्ट ऑप्शन सी व्हिच हैव वन न्यूमन मॉर्गनस्टर्न, है ना? यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना? ये वाला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिमांड फंक्शन
where D is the function of price. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? D is the function of price and supply function where supply is also the function of price. डिमांड और सप्लाई दोनों ही किसके फंक्शन है? प्राइस के फंक्शन है। फंक्शन होने का मतलब होता है ना कि प्राइस का फंक्शन होने का मतलब कि प्राइस का इफेक्ट डिमांड पर पड़ेगा और सप्लाई भी प्राइस का फंक्शन है। इसका मतलब कि सप्लाई भी इफेक्ट होगी या उसको फर्क पड़ेगा प्राइस में अगर चेंजेस आते हैं तो। Excess demand brings about market equilibrium in which of the following situation? Excess demand किस वाले सिचुएशन में मार्केट इक्विलिब्रियम को establish करेगा? तो वो है ये वाली सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन जो है ना वो आपको ये बता रही है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, राइट, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपकी एक्सेस डिमांड जो है वो कम होती जाएगी, राइट। सो दैट इज वाई इलास्टिसिटी और यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशियल दिया हुआ है, दैट शुड बी नेगेटिव, और नेगेटिव तो लेस देन जीरो को ही नेगेटिव बोलते हैं। सो दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. I think in the context of a straight line demand curve touching both the axes, which one of the following is correct? The demand is elastic. Below the midpoint, above the midpoint, at the midpoint of the curve, throughout the length of the demand. अच्छा जी, ये बोल रहा है ना कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे एक ऐसे डिमांड कर्व हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन है जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, यही हमसे बोला वो थोड़ा सा एक है। जैसे हम डिमांड कर्व जो बनाते हैं वो बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन है बट दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो कह रहा है कि डिमांड इलास्टिक कब होगी, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, डिमांड इलास्टिक कब होगी? बिलो द मिड पॉइंट, above the midpoint, at the midpoint of the curve, through the length of the demand curve. Through तो होता नहीं है, डिमांड इलास्टिक होती है। आपको पता होगा कि जो मिड पॉइंट होता है ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी जो होती है डिमांड की 1 होती है। जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है वहां पे इलास्टिसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट, और जो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे इलास्टिसिटी जो होती है वो 0 होती है। तो जैसे जैसे हम मिड पॉइंट से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, जैसे जैसे हम मिड पॉइंट से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारी इलास्टिसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। देखो 1 से 0 की तरफ जा रही है, और जैसे जैसे हम मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हमारी इलास्टिसिटी 1 से इनफाइनाइट गई यानी कि इंक्रीज हो रही है ना। तो ये मिड पॉइंट होता है, जहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी 1 होती है वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो हम वहां पे पाएंगे कि हमारा डिमांड जो है इलास्टिक, और 1 से जब नीचे आ रहे हैं यानी कि इलास्टिसिटी घटती है यानी कि वो डिमांड इलास्टिक कम हो जा रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई इसका आंसर होगा आपका, दैट इज क्वेश्चन लाइक दिस, अबव द मिड पॉइंट, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही ऑप्शन, अबव द मिड पॉइंट। जो डिमांड है वो इलास्टिक कहाँ पे? अबव द मिड पॉइंट, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ओके। स्लट्स की इक्वेशन डील्स विद डिकम्पोजिशन ऑफ, स्लट्स की इक्वेशन में किस चीज का डिकम्पोजिशन था? आपको याद होगा हिग्स एंड स्लट्स की, है ना। हम डिमांड इक्वेशन जब पढ़ते थे, डिमांड कर्व भी जब हम डेराइव करते थे तो हम हिग्स और स्लट्स की का भी पढ़ते थे, पार्शियल का भी पढ़ते थे, राइट। हिग्स एंड स्लट्स की में ना हमने प्राइस इफेक्ट पढ़ा था, और वहां पे प्राइस इफेक्ट को ही इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज कर रहे थे, राइट। सो प्राइस इफेक्ट ऑप्शन यूज करें, price effect into substitution and income effect, right? So this is the correct answer. Now, question number 10. For a linear demand curve, which of the following is true? For a linear demand curve, मतलब जो demand curve है वो straight line है, उसके लिए कौन सी statement सही रहेगी? Elasticity of demand is unity at all points. Elasticity of demand is constant at all points. Elasticity increases as one slides down the demand curve. Elasticity declines as one slides down the demand curve. So option D is the correct one, right? Elasticity जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने ये वाला डायग्राम देखा था, है ना, हम पॉइंट से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी इलास्टिसिटी कम हो रही है, 1 से 0 की तरफ मूव कर रही है यानी इलास्टिसिटी कम हो रही है। That is why option D is the correct one. Elasticity declines as one slides, है ना। So that was it for today's video. हम आगे भी इस सेशन को, इस रिवीजन सीरीज को
कंटिन्यू रखेंगे और हम माइक्रो के ही क्वेश्चंस को करेंगे अगले वीडियो में भी। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से ही करते हैं, है ना? थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।